हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है लेक्चर नंबर 5 में। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका एडवांस प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो शुरुआत करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम देख चुके हैं। हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, जो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पॉइंट्स हैं, हम दो पॉइंट को चुनते हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि भाई पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सरफेस। जैसे यहां पर दिख रहा है हमको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमने कहा क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो वही यहां पर भी ये कह रहा है, सेम कहानी है कि हमने मान लिया हमारे पास कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और हमने कहा कि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक यहां एक यहां। हमारे पास दो पॉइंट्स मान लेते हैं, ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अगर हम कोई दो पॉइंट एज्यूम करें और उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो कितना आएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ये हमेशा नोट करना है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को चलाना चाहें, मान लेते हैं हमने जो है किसी चार्ज को चलाना चाहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर चार्ज को हम मूव कराते हैं, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि अगर हम चार्ज को मूव कराएंगे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो वर्क होता है कुछ, लेकिन यहां पर वो नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर उल्टा केस है। यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पर जब हम किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराते हैं तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है उस चार्ज को मूव कराने के लिए। ऐसा क्यों है ये भी समझेंगे। पहले समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो हमारे पास पॉइंट एक ये है और हमारे पास एक पॉइंट ये है। फिर हमने कहा कि वही दो सेम पॉइंट्स हम लेते हैं। हमने कहा ये मान लेते हैं हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा है बी पॉइंट। तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ये हमारा मान लेते हैं सेंटर है, ये हमारा क्या है, ये प्लस क्यू हमारा मान लेते हैं कोई चार्ज है, ठीक है। और जो है हम इसे, ये हमारी हो गई रेडियस। तो इस रेडियस के अराउंड इस चार्ज को अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराएंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम मूव कराते हैं चार्ज को, तो वहां पर जो वर्क डन होगा इस चार्ज को मूव कराने में, वो कितना लगेगा, जीरो वर्क डन। यानी बिना काम किए हम चार्ज को मूव करा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं इनटू जो चेंज इन पोटेंशियल हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चार्ज कितना है, मान लेते हैं कैपिटल क्यू है, मान लेते हैं हम स्मॉल क्यू हमने चार्ज माना है। फॉर्मूले में अक्सर हम स्मॉल क्यू लेते हैं, मान लो यहां स्मॉल क्यू ही है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमारा क्यू है इनटू चेंज इन पोटेंशियल। और अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, वो जीरो आता है। या फिर बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी की जगह जीरो रख देंगे। इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा भाई, वो बन जाएगा जीरो। क्योंकि क्यू इंटू जीरो जीरो, यानी हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी अगर कोई बोले कि अगर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है और हम उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो उस चार्ज को मूव कराने में जो हमारा वर्क डन लगेगा वो जीरो वर्क डन लगेगा। यानी कोई वर्क ना करो फिर भी काम होता चला जा रहा है। रियल लाइफ में तो इम्पॉसिबल है, फिजिक्स में कई जगह पॉसिबल हो जाता है, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। 1 2 3 4, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं भाई, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ऑन है, ऑन है भाई, क्लियर है। चलो तो इसको नोट करो इतना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो 1 2 3 4, इसको नोट कर लो। तो कुछ और हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, 1 2 3 4। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट, वो भी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इन्होंने कहा कि दो इक्विपोटेंशियल, पॉइंट नंबर 3 है, ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अगर हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं तो वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा है?
क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकल करके आएंगे, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉसिबल ही नहीं है भाई। भूत थोड़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब रमेश नाम का आदमी है, एक ही समय पे बनारस में भी और एक ही समय में इलाहाबाद में, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। एक पॉइंट एक समय पे दो जगह पॉसिबल अगर है तो भाई भूत ही है वो है। तो उसी तरीके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भूत तो है नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी एक बोल सकते हो क्वांटिटी है फिजिक्स की। कहने का मतलब समझोगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, एक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और एक हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी देखना कैसे यहां पर कहानी क्लियर होगी। मान लेते हैं ये वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर ए, ये वाला, और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट, सरफेस नंबर बी। हमने कहा कि जो हमारा ए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे जो पोटेंशियल है मान लेते हैं 10 वोल्ट है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर बी है उस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। सरफेस नंबर ए पर 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और सरफेस नंबर बी पे 20 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो भाई इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये बताओ। क्या 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट होगा कि 20 वोल्ट होगा, आखिर होगा कितना, कितना पोटेंशियल होगा भाई, या तो 10 हो या तो 20 हो भाई। एक पॉइंट पर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पॉसिबल है ना। इसका मतलब ये गलत है, ये जो हमारा थ्योरी है ये गलत है पूरा, ये हमारी थ्योरी क्या है, ये वाली जो थ्योरी है वो गलत निकल करके आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स मिलेंगे, और दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वैलिड नहीं है, किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिल सकते। हर पॉइंट का अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसका मतलब नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो सरफेस ऑफ चार्जेस होता है कंडक्टर का, वो क्या होता है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों है भाई, मान लेते हैं हमारे पास यहां एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, हमारे पास यहां एक क्या है, यहां हमारे पास एक है प्लस क्यू चार्ज। तो इसकी वजह से कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, सरफेस के इनसाइड, ये मान लेते हैं माइनस चार्ज इंड्यूस होगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या होगा, माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है सेंटर पर, ठीक है। तो हमारा यहां क्या हुआ, हमारा माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ। इसका मतलब जो आउटसाइड द सरफेस वहां कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, वहां हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या चार्ज होगा, यहां पर हमको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो बाहर हमारे पास कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, बाहर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके का चार्ज आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। नोट कर लो। तो हम नेक्स्ट जो हमारे एडवांस प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देखेंगे। नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हो गया भाई, आ गया समझ में कैसे यहां पर हम लोग चीजों को देख रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा, अब थोड़ा सा हम एडवांस प्रॉपर्टीज पर आते हैं। नोट कर लो इसे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, इसको नोट करो। तो थोड़ा सा एडवांस प्रॉपर्टीज पर आते हैं, आ जाओ भाई, चलो आ जाओ भाई, इस पे आ जाते हैं। देखो यहां इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां पर क्या होंगे, बहुत ही नियर बाई, बहुत ही नजदीक रहेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप होगा वो उतना ही कम होता जाएगा। जैसे कि हमने कहा हमारे पास ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखे गए हैं, मान लेते हैं ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखे गए हैं, ठीक है, यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के अराउंड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं क्या है, वो हमारी वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां क्या है, मान लेते हैं थोड़ी सी वीक है, ठीक है। और ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। हमने माना नहीं भाई, ऐसा है, क्यों स्ट्रांग है ये भी देखो। हमने क्या देखा कि जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग निकली, जहां पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी
वहां पर जो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को लाएंगे तो वो एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे, उनके बीच का गैप बहुत कम रहेगा, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप कम रहेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप कम होगा, यहां पे जो कि लिखा भी है, स्ट्रांग द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज टू इच अदर। जो हमारा ये क्या है, कुछ नहीं है सर, तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, क्लोज होंगे एक दूसरे के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो जाएगी तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच जो बीच का गैप है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो गई तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बीच का गैप बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप घट जाएगा, कम रहेगा। तो ये हमारा एक मेन पॉइंट था। और एक हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, बोल सकते हो परपेंडिकुलर होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर कोई हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि यहां हमने माना हमारे पास यहां पर एक चार्ज, हम मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो चार्जेस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, मान लेते हैं हम ए पॉइंट ये है, हम एक बी पॉइंट पर मूव करा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास एक ए पॉइंट है, एक हमारे पास बी पॉइंट है, हम मूव करा रहे हैं लगातार, ठीक है, बॉडी को हमने मूव कराया, ठीक है। पहले यहां एक और चीज देख लो, ये हमने कैसे प्रूफ किया, देख लो। यहां हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है माइनस डीवी बाई डी आर, यही होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डीवी बाई डी आर। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी आर के। जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी आर के। यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी आर, यानी कि जितना ज्यादा ये जो डिस्टेंस है बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जाती हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस घटाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। तो वही तो हम देख रहे हैं, वही तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं फील्ड उतनी कम हो जा रही है, और डिस्टेंस जितना ज्यादा घटा दे रहे हैं फील्ड उतनी बढ़ जा रही है। तो वही है जो हमने यहां पर देखा, ये इस तरीके का फॉर्मूला बनता था, ये पॉइंट नंबर 5 के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। और यहां हमने देखा कि इस यहां पर क्या हो रहा है, जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल इक्वल टू, हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है कि पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर। पिछले लेक्चर में मैंने माइनस साइन लिखना भूल गया था, क्षमा कर भाई, यहां माइनस होगा, ये होगा इंटीग्रल ई डॉट डी आर। इंटीग्रल क्या होता है, ई डॉट डी आर होता है। अब ए डॉट बी क्या होता है, हमने पढ़ा भाई ए डॉट बी, क्लास 11 का टॉपिक है। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां फॉर्मूला क्या आता है, वहां फॉर्मूला आता है ए बी कॉस थीटा। क्या आता है, इसको कहीं और लिख देते हैं, जो हमारा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है भाई, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, कहीं जगह ही नहीं है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो भाई कितना आता है, ए बी कॉस थीटा। ये तो भाई हम सबको पता है, ए बी कॉस थीटा यही आता है। हाँ, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर होता है। यानी यहां पर भी दो वेक्टर्स हैं, उनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, ई डॉट डी आर, इसका मतलब ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, परपेंडिकुलर रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इसका मतलब यहां ई डी आर कॉस थीटा जो है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू या तो हमारी 0 हो, या तो जो हमारी थीटा की वैल्यू हो वो 90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो cos 90 बराबर क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब v इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ई डी आर इंटू 0 0, यानी जो हमारा पोटेंशियल आएगा, जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल आएगी वो क्या आ जाएगी, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल आएगा, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल इस कंडीशन के हिसाब से हमारा 0 आएगा,
और इस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इसका मतलब जो हमारा dr होगा वो कैसा होगा, dr हमारा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। dr हमारा कैसा है, यहां से 90 डिग्री बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 रखना है। इसका मतलब E और dr के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो dr हमारा ऐसे होगा। हमारा जो dr होगा वो किस तरीके से होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा dr। तो नोट कर लो भाई, हटे हैं 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। हो गया भाई। हाँ, dr की वैल्यू समझ में आई कि नहीं ये बताओ भाई। जो हमारे dr की वैल्यू है वो समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है कहानियां बनती है। नोट कर लो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है। जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वो 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कितना है, 0 होता है। इसका मतलब माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर भी 0 होना चाहिए। तो माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर कब 0 होगा, जब ना थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसका मतलब cos 90 बराबर 0। तो ये भी हमारा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा dr के परपेंडिकुलर होगा। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो निकलती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। जैसे कि ये रहा भाई, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमारी क्या होंगी, खैर ये तो देखेगा नहीं, कहीं और बना देते हैं। मान लो इस तरीके से, ये ऐसे देख रहे हो, तो ये हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। खैर ये छोटे बन रहे हैं यार, समझ जाओ, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो 90 डिग्री पर ही बनेंगी, ठीक है। चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे इस तरीके से, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ऐसे बना सकते हो, लेकिन यहाँ जगह नहीं तो मैं बना नहीं रहा हूं। नहीं, ऐसे बना सकते हो, ऐसे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इन चीजों को पढ़ा कि कैसे हम कहानियों को बना सकते हैं, ठीक है, कैसे जो है चीजों को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सारी कहानी बनती है। नोट कर लो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हो गया, हटा दे भाई। चलो, तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। नोट कर लो फटाक से, चले भाई हटा। चलो, तो इस तरीके से ये लेक्चर होता है खत्म। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग क्वेश्चंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे। और अभी भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे 8 लेक्चर तो आएंगे ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे।